नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साई नोट्स पे। इस वीडियो के साथ मैं एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों, जिसमें प्रत्येक दिन आपको 30 क्वेश्चनों का एक सेट मिलेगा, जो कि मॉक टेस्ट के रूप में होगा। और इसे लगा के आप अपने ज्ञान का आकलन कर सकते हैं, ठीक है, अपने नॉलेज का, कि आप कितनी गहरे पानी पे हो या आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। अगर आप इस 30 क्वेश्चनों में 25 प्लस स्कोर करते हैं तो इसका मतलब है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर 22 प्लस आपका स्कोर है तो आपकी तैयारी एवरेज चल रही है। अगर आप 22 से नीचे स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये जो क्वेश्चन है ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं बना रखे हैं। ठीक हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, इस सेट में 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 15 क्वेश्चन उत्तराखंड के होंगे, 2 क्वेश्चन पर डे कंप्यूटर के होंगे और बाकी के 8 क्वेश्चन GS के होंगे, ठीक है। तो याद रखना 30 क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चनों का प्रकार होगा: 5 हिंदी, 15 उत्तराखंड, 20, 2 कंप्यूटर 22, 8 GS 30। तो चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन है दोस्तों, अधिक वृष्टि, अनावृष्टि, बरसाती नाला, कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन बी, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब दोस्तों अधिक वर्षा होती है, मात्रा से अधिक वर्षा, ठीक है। और अनावृष्टि का मतलब होती है बहुत कम वर्षा, मतलब मात्रा से बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कपास ओटना मुहावरे का अर्थ है। कपास ओटना मुहावरे का अर्थ है। कपास ओटना जो मुहावरा होता है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है खेती करना, बेगार करना, व्यर्थ का कार्य करना, इधर उधर भागना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यर्थ का कार्य करना। जो कपास ओटना मुहावरा होता है दोस्तों, इसका अर्थ व्यर्थ का कार्य करना होता है। अगर आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे नोट डाउन कर लेना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपका नॉलेज भी बढ़ते रहेगा और अपना पता भी चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजनों को पूछ रखा है, ठीक है, कुल व्यंजन नहीं पूछ रखा है दोस्तों, मूल व्यंजन पूछ रखा है। ऑप्शन ए है 28, फिर है 33, 10 या 53। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 33। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है दोस्तों, ठीक है। 25 जिसमें स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन होते हैं, 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं और जो 4 होते हैं वह संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे? 25, 4, 29, 4, 33, ठीक है। अगर कुल वर्णों की बात करें तो वर्णमाला में 33 तो ये मूल व्यंजन हो गए दोस्तों, और इसमें 11 स्वर हो जाएंगे, 2 जो अयोगवाह वर्ण होते हैं दोस्तों वो हो जाएंगे, और 4 संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, और 2 द्विगुणी व्यंजन, जो द्विगुणी वर्ण होते हैं, ठीक है, द्विगुणी व्यंजन जगह अड और अड। तो इन्हें कुल जोड़ो कितने हो जाएंगे? 33, 33 में 4 37, 37 2 39, 39 में 11 50, 50 2 52। तो कुल वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 52 हो जाती है, ठीक है, ये याद रखना। और मूल व्यंजन 33 होते हैं और जो स्वर होते हैं उनकी संख्या 11 होती है, याद रखना। और 2 जो अयोगवाह अंक और अह जो होते हैं वो अयोगवाह वर्ण होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोदय का संधि विच्छेद है। निम्नलिखित में से सर्वोदय का संधि विच्छेद कौन है, क्या है, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है सर्वधन उदय, दूसरा ऑप्शन है सर्वोधन उदय, तीसरा ऑप्शन है सर्वोधन दय, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वधन उदय। सर्वधन उदय मिलकर सर्वोदय बनाते हैं। तो अब इसमें आप बताइए कौन सी संधि है? संधि का प्रकार भी पूछ सकते हैं दोस्तों, तो कौन सी संधि है ये बताइए आप। जो इसमें संधि है दोस्तों वह, पहले तो ये बताइए इसका जो संधि विच्छेद है वो तो हो गया सर्वधन उदय, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन से वर्णों का मेल हो रहा है। सर्वो को आप कैसे लिखते हैं? स, अधा, र और वो, ठीक है, सर्वधन उदय। उदय लास्ट वर्ण क्या होता है दोस्तों? अ है, तो इसे व को लास्ट में कैसे लिख सकते हैं हम? ऐसे लिख सकते हैं ना, वो को, वो धन अ, फिर प्लस इसका फर्स्ट वर्ण क्या है? उ, मतलब अ और उ मिलकर
ओ बना रहे हैं, ठीक है, और ऊ मिलकर ओ बना रहे हैं, तो ये किस संधि में बनाते हैं? तो यह गुण संधि में बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि में क्या बनाते हैं? जैसे पहला जो वर्ण होता है वो ओ या आ होगा, और फिर उसके जो बाद के वर्ण होंगे या तो वो इ या ई होंगे, या उ या ऊ होंगे, या री होगा। जब ओ आ का मिलन ई से होता है तो ये ए बनाता है, ठीक है। और ओ आ अगर ऊ से जुड़ेगा तो ओ बनाता है, और ओ आ यदि री से जुड़ेगा तो यह अर बनाता है, ठीक है। तो यह गुण संधि की विशेषता है, तो याद रखना इसमें गुण संधि है सर्वधन उदय। अगला क्वेश्चन है, ऐसा का पर्यायवाची है, मतलब जो ऐसा का पर्यायवाची बताना है दोस्तों आपको। ऑप्शन है दुश्मनी, प्यार, इच्छा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, इच्छा। जो ऐसा का पर्यायवाची होता है दोस्तों वो इच्छा होता है, ठीक है। ऐसा मतलब इच्छा। ये 5 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब उत्तराखंड आ गई। उत्तराखंड का क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति, यहाँ पे पूछा है SC, ठीक है, अनुसूचित जाति की कितनी सीटें आरक्षित है? तो ऑप्शन है 70, 2, 15, 13। तो अगर इसका जो राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। SC की कितनी सीटें हैं? 13 सीटें। उत्तराखंड में विधानसभा की कुल सीटें 70 है, ठीक है। इनमें से जो 15 सीटें हैं वो आरक्षित है दोस्तों, ठीक है। और इन 15 सीटों में से भी 2 सीटें जो है वो ST के लिए आरक्षित है, और बाकी की जो 13 सीटें हैं वो SC के लिए आरक्षित है, ठीक है, ये याद रखना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 13 सीटें। अगला क्वेश्चन है, कार्बेट फॉल स्थित है, जो कार्बेट फॉल स्थित है मतलब कार्बेट जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नैनीताल, अल्मोड़ा, मसूरी, उधम सिंह नगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बेट जो जलप्रपात है कार्बेट फॉल, यह नैनीताल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है पूछ रखा है। ऑप्शन है नैनीताल, श्रीनगर, हरिद्वार, देहरादून। तो बताइए दोस्तों उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून में है, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी, ठीक है। तो याद रखना उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून 2005। और जो श्रीनगर में है दोस्तों, बहुत से लोग यहाँ पे श्रीनगर से भी कंफ्यूज कर रहे होंगे। जो श्रीनगर में है दोस्तों वहाँ पे है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मतलब NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, जिसकी स्थापना 2010 में होती है, ठीक है। यह श्रीनगर पौड़ी में स्थित है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, मतलब निम्नलिखित में से कौन से महापुरुष हैं जिन्हें गढ़ केसरी के नाम से भी जाना जाता था? तो ऑप्शन है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, गोविंद बल्लभ पंत, जोध सिंह नेगी, मुकुंदी लाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड के इतिहास से आ गया दोस्तों, कि चंद साम्राज्य का राज्य निशान क्या था? जो चंद साम्राज्य था दोस्तों, जो चंद राजवंश था जिसका संस्थापक सोमचंद होता है, कुमाऊं में शासन करता है, ठीक है। जो चंद साम्राज्य चलता है ये कुमाऊं वाले क्षेत्र में चलता है। तो इसका राज्य निशान क्या था, जो राज्य प्रतीक होता था? तो ऑप्शन है लक्ष्मी, शिव, गाय, या कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय। जो चंदों का जो राज्य निशान था, जो राज्य चिन्ह था उनका, वो गाय था, ठीक है। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल खेला जाता है किस मेले में खेला जाता है पूछ रहा है, ठीक है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल आपको पता ही होगा। ऑप्शन है द्वाराहाट मेला, देवीधुरा मेला, नंदा देवी मेला, या फिर झंडा मेला। तो जो बगवाल खेला जाता है दोस्तों, पत्थरों का युद्ध होता है, ठीक है। तो इसमें पहले से ये प्रथा थी कि प्रत्येक वर्ष में एक मनुष्य की बलि देनी होती थी, मानव की, व्यक्ति की, ठीक है। तो इस प्रथा को बाद में हटा दिया और ऐसा करते थे कि 2 धड़े बना लेते थे, उनमें से वो पत्थर एक दूसरे की ओर फेंकते थे और उसमें एक व्यक्ति की जितना खून निकाल लेते थे, ठीक है। ये थी। अब 2013 से इसमें भी बैन लगा दिया गया दोस्तों कि ये पत्थर वत्थर फेंकना 2013, ठीक है, 2013 से बैन लगा दिया गया है। अब पत्थरों की जगह पे फूल फल वगैरह फेंकते हैं, ठीक है।
तो ये फूलों से होता है अब ये युद्ध। तो ये कहाँ होता है, किसी मेले में होता है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, देवीधुरा मेले में। ठीक है, देवीधुरा का मेला लगता है। देवीधुरा का मेला कहाँ लगता है, चंपावत में। ठीक है, और नंदा देवी मेला जो फेमस है, नंदा देवी मेला तो बहुत जगह लगता है, बट जो फेमस है वो है अल्मोड़ा का नंदा देवी। ठीक है, अल्मोड़ा। और झंडा मेला आपको पता ही होगा, देहरादून में लगता है। ठीक हो गया, टपकेश्वर में, टपकेश्वर में नहीं, झंडा मेला देहरादून में लगता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में कौन सा अल्पसंख्यक सबसे अधिक है। उत्तराखंड में मतलब किस अल्पसंख्यक की मात्राएं सब सर्वाधिक है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन है ईसाई, बौद्ध, सिख, मुस्लिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मुस्लिम। जो मुस्लिम अल्पसंख्यक है दोस्तों, इनकी संख्या सर्वाधिक है उत्तराखंड में। ठीक है, और जो सबसे कम अल्पसंख्यक है वो है जैन। ठीक है, याद रखना, जैन। अगला क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वाडिया संस्थान उत्तराखंड में शोध कार्य करता है। मतलब जो वाडिया संस्थान है उत्तराखंड का, यह किस लिए प्रसिद्ध है, ये कौन सा कार्य करता है। ऑप्शन है जल संरक्षण का, वायु प्रदूषण, भूगर्भीय सर्वेक्षण, प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पता ही होगा आपको, वेरी इजी क्वेश्चन है, और जिसे नहीं आता है वो नोट कर लेना। तो जो वाडिया संस्थान उत्तराखंड का है, इसका जो काम होता है वो भूगर्भीय सर्वेक्षण का काम होता है। ठीक है, जो वाडिया संस्थान है उत्तराखंड में, यह देहरादून में स्थित है, दून में स्थित है। ठीक है, ये भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नंदा राज्यात यात्रा जो 2014 में हुई थी, किस दिनांक से प्रारंभ हुई थी। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, फैक्ट पूछ लिएगा डायरेक्ट। ठीक है, नंदा राज्यात जो यात्रा हुई थी 2014 में, वो किस दिनांक से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन है 18 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 14 अगस्त। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, नंदा राज्यात यात्रा 19 या 20 दिन की होती है। ठीक है, और इसमें तो कुल जो इसकी लेंथ होती है इस यात्रा की 280 किलोमीटर जाना होता है इस यात्रा में पैदल। ठीक है, यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी, सबसे लंबी धार्मिक पैदल यात्रा है। ठीक है, धार्मिक, अगर अधार्मिक मतलब वैसे पैदल यात्रा की बात करें तो वो तो अराकोट आस्कोट है। ठीक है, पर धार्मिक की बात करें तो वो नंदा राज्यात ही है, 280 किलोमीटर जाना होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 अगस्त। ठीक है, जो 2014 में नंदा देवी राज्यात यात्रा स्टार्ट हुई थी वह 18 अगस्त से 6 सितंबर तक हुई थी। ठीक है, याद रखना, कहीं कहीं पे 16 अगस्त से लिखा है जो कि गलत है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 18 अगस्त से 6 सितंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 4 धामों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। ये वो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया है दोस्तों, कॉमन सी। जो भी उत्तराखंड की तैयारी करता है उनके लिए तो ये बहुत कॉमन है, जो नहीं भी करता है उन्हें भी आना चाहिए 4 धाम कौन से हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है बद्रीनाथ, ऑप्शन बी है केदारनाथ, ऑप्शन सी है रुद्रनाथ, ऑप्शन डी है गंगोत्री। तो इन निम्नलिखित में से कौन जो 4 धामों में नहीं है वो पूछा है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रनाथ। रुद्रनाथ 4 धामों के अंदर नहीं आते हैं। 4 धाम है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेघा आ फिल्म की भाषा है। जो मेघा आ फिल्म थी दोस्तों, यह किस भाषा की फिल्म है, ये पूछ रखा है, उत्तराखंड से ही संबंधित है। ऑप्शन ए है गढ़वाली, ऑप्शन बी है कुमाऊनी, ऑप्शन ए है जौनसारी, ऑप्शन बी है कुमाऊनी, ऑप्शन सी है गढ़वाली, ऑप्शन डी है हिंदी। तो जो दोस्तों मेघा आ फिल्म बनी थी ये 1997 में बनी थी। ठीक है, 1997 में बनी थी। इसके जो डायरेक्टर थे जीवन सिंह बिष्ट थे, कहीं कहीं अलग अलग भी दे रखा है, तो जीवन सिंह बिष्ट थे। ठीक है, डायरेक्टर जीवन सिंह बिष्ट थे जो इसके निर्देशक थे। और यह किस भाषा की फिल्म है, तो ये कुमाऊनी भाषा की फिल्म है। मतलब कुमाऊनी जो बोली है उसकी ये पहली फिल्म है मेघा। ठीक है, ये याद रखना, कुमाऊनी भाषा की फिल्म है, पहली फिल्म है कुमाऊनी की मेघा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों झटेला प्रथा, झटेला प्रथा किस पुरा प्रजाति में प्रचलित थी। ऑप्शन है खस, कोल, किरात, भोटांतिक। तो जो ये झटेला प्रथा थी दोस्तों, यह खस पुरा प्रजाति में प्रचलित थी। ठीक है, खस पुरा प्रजाति में, याद रखना, खसों में झटेला प्रथा थी, टेकुआ प्रथा थी, जेठो प्रथा थी और देवदासी प्रथा भी थी। ठीक है, तो इसका आंसर खस हो जाएगा दोस्तों। और जो कोल थे, इन कोलों में कुमार कुमारी नामक प्रथा प्रचलित थी, जबकि जो भोटांतिक लोग थे इनमें रणबर प्रथा और युवा गृह प्रथा प्रचलित थी। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जोड़ मेले का आयोजन किस जनपद में होता है? जोड़ मेला पूछ रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे नहीं आता है नोट कर लेना। जो जोड़ मेले का आयोजन किस जनपद में होता है? ऑप्शन है उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चंपावत। तो जोड़ मेले का आयोजन दोस्तों चंपावत जनपद में होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रीठा मीठा साहिब पे लगता है जोड़ मेला, जहाँ पे लदिया और राठिया नदियों का संगम होता है रीठा मीठा साहिब, ठीक है। वहीं पे जोड़ मेले का आयोजन होता है चंपावत में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महागांव और कयारकुली किस पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट है, महागांव और कयारकुली। जो महागांव और कयारकुली दोस्तों यहाँ किस पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है, जो देहरादून में पड़ते हैं, ठीक है, यह स्थान। तो ऑप्शन है चूना पत्थर, खड़िया, गंधक या बेराइट्स। तो महागांव और कयारकुली दोस्तों मेनली खड़िया पत्थर के लिए फेमस है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, खड़िया। ऐसे इसे याद कर सकते हैं कि गांव में जो कुली लोग होते हैं वो खड़िया लेके आ रहे हैं, ठीक है, गांव से कुली खड़िया लेके आ रहे हैं। तो ऐसे याद रखना, जो गांव मतलब महागांव, कयारकुली मतलब कुली, ठीक है। तो ये खड़िया के लिए फेमस है, ये याद रख लेना। और बेराइट्स जो पदार्थ होता है इसके लिए भी देहरादून ही फेमस है, ठीक है। और अब एक क्वेश्चन मैं आपको ड्रॉप करता हूँ कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम गंधक की खोज कब की थी और कहाँ से की गई थी? ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। उत्तराखंड में गंधक की खोज सर्वप्रथम कब की गई और कहाँ से की गई, ठीक है, ये याद रखना। अगर आपको नहीं आएगा, अगले जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, परम बुद्ध श्रमण रिपु किस कार्तिकेयपुर शासक को कहा जाता था? परम बुद्ध श्रमण रिपु, ठीक है। ऑप्शन है ललित सूरदेव, इष्टगण देव, पदमठ देव या भूदेव। तो दोस्तों परम बुद्ध श्रमण रिपु भूदेव को कहा जाता था, ठीक है, जो कि ललित सूरदेव का पुत्र था, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। परम बुद्ध श्रमण रिपु भूदेव को कहा जाता है क्योंकि जो बौद्ध धर्म था दोस्तों, खसों के टाइम पे ये उत्तराखंड में बहुत चरम पे पहुंच गया था। खसों के टाइम पे ये बौद्ध धर्म में बहुत ही वृद्धि होती है। फिर बाद में शंकराचार्य आते हैं दोस्तों इष्टगण देव के समय पे यहाँ उत्तराखंड में, उन्हीं से प्रभावित होकर जो भूदेव होता है, कत्यूरी शासक भूदेव, ललित सूरदेव का पुत्र भूदेव, तो ये जो बौद्ध धर्म होता है इसे बहुत नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इसी के टाइम पे फिर जो उत्तराखंड में हिंदू धर्म का दोबारा पुनर्जन्म होता है भूदेव के टाइम पे, ठीक है। ये हिंदू धर्म को ज़्यादा महत्व देता है और बौद्ध धर्म को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, उसका दमन करता है एक हिसाब से, ठीक है। इसलिए इसे परम बुद्ध श्रमण रिपु कहा गया है, मतलब बुद्ध धर्म का शत्रु। रिपु मतलब शत्रु ही होता है ना, तो याद रखना ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों ये आ गया कंप्यूटर का क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है, बेसिक सा क्वेश्चन। USB का पूरा नाम क्या है? मतलब USB का पूरा नाम पूछ रखा है। ऑप्शन है यूनिक सीरियल बस, यूनेरी सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सेकेंडरी बस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है USB को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कंप्यूटर का ही है। MS Excel में बनाई गई फाइल का फाइल एक्सटेंशन होता है, मतलब जो फाइल छोटी बनाई जाती है तो उसके लास्ट में किस नाम से सेव होती है फाइल, ठीक है, ये पूछ रखा है। इसका छोटा रूप लिखने में क्या होता है? तो ऑप्शन है डॉट डॉक्यूमेंट, डॉट EXE, डॉट एक्सेल, डॉट XLS, एक्सेल्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉट एक्सेल। इसका फाइल एक्सटेंशन होता है, ठीक है, MS Excel में। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगर दोस्तों इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसे आप नोट डाउन कर लेना अवश्य, क्योंकि काम आएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होता है। जो उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है दोस्तों, उसकी सेवानिवृत्ति होती है, मतलब वो कितने साल तक उस कार्यकाल होता है उसका, ठीक है। तो ऑप्शन है 58 वर्ष, 57 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष। तो 58, 70, 65, 62 इनमें से आपको बताना है जो उच्चतम न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, उसकी जो कार्यकाल होता है कितना होता है, किस वर्ष में वो रिटायर हो जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 ईयर में, ठीक है। तो ये इसकी कार्यकाल की अंतिम अवधि होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो दोस्तों जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसकी जो सेवानिवृत्ति होती है वह 62 ईयर में हो जाती है, 62 वर्ष में हो जाती है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
भारत में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है? ये पूछ रखा है, भारत में ग्रामीण महिला साक्षरता दर। ऑप्शन है 52.2%, 56.4%, 46.1%, 47.3%। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 46.1%। भारत में ग्रामीण महिला साक्षरता दर 46.1% है। ठीक है दोस्तों। और भारत में कुल साक्षरता की बात करें तो भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 74%। भारत की साक्षरता दर 74% है। इसमें जो भी है पुरुष साक्षरता वो है 82% और जो महिला साक्षरता है वो है 65%। ठीक है, याद रखना, भारत में टोटल साक्षरता 74% है और जिसमें पुरुष साक्षरता 82 है और जो महिला साक्षरता है वो 65% है। ठीक है। और जो भारत का सबसे साक्षरता वाला ज़िला है, जो साक्षरता में सबसे अव्वल है वो है केरल। याद रखना। और जब जो सबसे फिसड्डी है, जो सबसे निम्न जहाँ की साक्षरता दर है वो है बिहार। याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किसने कहा था कि देश भक्ति धर्म और धर्म भारत के लिए प्रेम है? एक सेंटेंस दे रखा है दोस्तों, ये पूछ रखा है कि ये किसका है? देश भक्ति धर्म और धर्म भारत के लिए प्रेम है। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है और बहुत ही फेमस भी है, इंपॉर्टेंट भी है। अगर नहीं आता है तो नोट डाउन कर लेना। तो ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि देश भक्ति धर्म है और जो धर्म है वो भारत के लिए प्रेम है। ठीक है। और दयानंद सरस्वती का एक कोड है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, ये है दयानंद सरस्वती ने कहा था। और स्वामी विवेकानंद को तो सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय किधर है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दी हेग, जिनेवा, पेरिस। कॉमन सा सवाल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, द हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दी हेग है, नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए किसका चयन किया था? ये व्यक्तिगत या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो 17 अक्टूबर 1940 में हुई थी। ठीक है, ये याद रखना डेट, 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। और व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रखा है कि जो इसके पहले सत्याग्रही थे जिसे गांधी जी ने चयन किया था वो कौन थे? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए पहले सत्याग्रही चुने थे वो चुने थे विनोबा भावे। ठीक है, और जो दूसरे सत्याग्रही चुने थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना इतना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रखा है दोस्तों। ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट होती है, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, जो कि कलकत्ता में हुआ था। याद रखना, कलकत्ता में हुआ था 1917 में। इसके जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। इसी में सर्वप्रथम कांग्रेस ने तिरंगे झंडे को अपनाया था सबसे पहले। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में सबसे पहले कांग्रेस ने तिरंगे झंडे को अपनाया था। तो इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपका आंसर सरोजिनी नायडू होगा। ठीक है, यह है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप निम्न में से क्या है? ऑप्शन है द्वीप समूह, ऑप्शन है बी है द्वीप, महाद्वीप, या राज्य की राजधानी। तो जो लक्षद्वीप है बताइए दोस्तों क्या है ये? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो लक्षद्वीप है यह द्वीप समूह है। ठीक है, जो कि अरब सागर में पड़ता है। ठीक है, तो जो अरब सागर में पड़ता है लक्षद्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है 30 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 30वां क्वेश्चन आज का वो है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है? तो पूछा है डायरेक्ट दोस्तों, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी,
जो इंदिरा सागर बांध है वह नर्मदा नदी पे बना है, एमपी पे, ठीक है, मध्य प्रदेश पे बना है। और इसी नर्मदा पे फिर इंदिरा सागर बांध के बाद ओंकारेश्वर बांध आता है, माहेश्वर बांध आता है, और फिर सरदार सरोवर बांध भी इस पे बना है, नर्मदा नदी पे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन 30। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे बताना, और आपका स्कोर कितना है वो अवश्य बताना। अगर आपका स्कोर 25 प्लस है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। और आपका स्कोर अगर 22 प्लस है तो आप एवरेज तैयारी पे हो। अगर आपका स्कोर 22 से नीचे है तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है दोस्तों, ठीक है। और मेहनत कीजिए, थोड़ा अपने पढ़ाई को और बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का यहीं पे समापन करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए, अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर अवश्य बताना, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चनों का लेवल कैसा है ये भी अवश्य बताना। चलिए, अपना ख्याल रखना। ओके, बाय, टेक केयर।